साथियों, आज से एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। दैनिक जागरण के एडिटोरियल का हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और इसे पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए एसए में भी काम आएगा और ऑप्शनल पेपर्स में भी। आज का टॉपिक रहेगा एनजीओ के मुखौटे में विकास विरोधी शक्तियाँ। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने उन शक्तियों को बेनकाब कर दिया जो पर्यावरण मानवाधिकार के मुखौटे पहनकर देश के विकास को दशकों से बाधित कर रही हैं। इस योजनाबद्ध प्रपंच का परिणाम यह है कि भारत चीन, जो 1985 तक आर्थिक विकास की दृष्टि से बराबर थे और दोनों देशों में प्रति व्यक्ति जीडीपी समतुल्य $293 था, उनके बीच बहुत अंतर आ गया है। चीन वर्तमान में प्रति व्यक्ति जीडीपी $13,300 है, तो भारत का आंकड़ा $2,800 है। चीनी अर्थव्यवस्था लगभग $19.5 ट्रिलियन और भारतीय अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है। यह विषमता केवल संयोग नहीं, बल्कि विकास विरोधी ताकतों का प्रत्यक्ष परिणाम है। सबसे पहले पूरा मामला जान लेते हैं। 11 अगस्त को शीर्ष अदालत ने मेधा पाटकर को मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा दोष सिद्ध के निर्णय को बरकरार रखा। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में से भी मेधा पाटकर को निराशा हाथ लगी थी। पाटकर को राहत केवल इसकी है कि निचली अदालत द्वारा लगाया गया आर्थिक दंड को निरस्त कर दिया गया है। मामला 2000 का है, जब दिल्ली के वर्तमान राज्यपाल वीके सक्सेना की अन्य पंजीकृत समिति नेशनल काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज गुजरात में सरदार सरोवर बांध परियोजना का समर्थन कर रही थी, जबकि पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण मानवाधिकार के नाम पर एक विरोध कर रहा था। उस समय एनसीसीएल का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज। एनसीसीएल ने एक समाचार पत्र में मेधा पाटकर तथा उनके नर्मदा बचाओ आंदोलन का असली चेहरा के नाम से विज्ञापन प्रकाशित किया। इसके प्रत्युत्तर में पाटकर ने देशभक्त का असली चेहरा नाम से एक प्रेस नोट जारी किया। इसके खिलाफ वीके सक्सेना ने सफल कानूनी लड़ाई लड़ी। इस प्रकरण के मानहानि के साथ उस विडंबना को भी उजागर किया जिसमें भारत की विकास यात्रा को चीन और अन्य देशों से पिछड़ती चली गई। चीन ने यांगजी नदी पर 22,500 मेगावाट की क्षमता वाला विशाल 3 गॉर्जेस डैम लगभग एक दशक में पूरा कर लिया। इस दौरान 13 नगर, 140 कस्बे, 1350 गांव डूब गए और लगभग 13 लाख लोगों को विस्थापन हुआ। इसके विपरीत नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध चीन की बांध में काफ़ी कम शक्तिशाली 1450 मेगावाट का है। इसमें केवल 178 गांव प्रभावित हुए और विस्थापितों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। सरदार सरोवर बांध परियोजना पूरा करने में भारत को 56 वर्ष लग गए। इसकी आधारशिला 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया और इस परियोजना को बाधित करने की कोशिश मेधा पाटकर के एनबीए की कोशिश को एनबीए ने 1985 में प्रारंभ कर दिया था। एनबीए का फुल फॉर्म है साहब नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके लिए भारतीय न्यायिक प्रक्रिया का भी दुरुपयोग किया गया। 2017 में इस बांध को शुरू होने से आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बिजली की अतिरिक्त गुजरात के 9,490 गाँव को स्वच्छ पेयजल मिल रहा है। गुजरात के 3,122 गाँव में 18,000 हेक्टेयर से अधिक। राजस्थान के बाड़मेर, जालौर में 2.46 लाख हेक्टेयर। महाराष्ट्र में आदिवासी क्षेत्र में 37,500 हेक्टेयर भूखंड की सिंचाई हेतु पानी प्राप्त हो रहा है। जिस नर्मदा को बचाने के नाम पे ये सारी चीज़ें प्रपंच रची गई, वह परियोजना इतना विलंब क्यों है, इस पे बात कर लेते हैं। जिस नर्मदा का पानी लोगों को प्यास बुझाने के साथ सिंचाई के काम आ रहा है, वह दशकों तक अरब सागर में बहता रहा।
इस जीवनदायिनी बांध परियोजना के मार्ग में वर्षों तक रोड़ा अटकाने का पुरस्कार मेधा पाटकर को राइट लाइवलीहुड अवार्ड, गोल्डन मैन एनवायरनमेंट अवार्ड, बेस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिकल कैंपेनर के लिए ग्रीन रिबन अवार्ड, एमनेस्टी ह्यूमन राइट डिफेंडर अवार्ड, बीबीसी पर्सन ऑफ द ईयर आदि के रूप में मिला। मेधा के आंदोलन पर बनी एक नर्मदा डायरी को 1996 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। मेधा और उनके सहयोगी ने जिस एजेंडे की पूर्ति में काम कर रहे थे वह भारत विरोधी शक्तियों को भाया और उन्होंने उन्हें सिर पर बिठाया। अर्थशास्त्री और लेखक स्वामीनाथन अय्यर मानते हैं कि मेधा अब भी सरदार सरोवर बांध को विस्थापित करने को लेकर झूठ बोल रही हैं, जबकि कई परिवार पहले से ही कहीं अधिक आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर हो गए हैं। स्वयं अय्यर भी मेधा के मायाजाल के शिकार थे। उन्होंने माना था, मैंने मेधा के तर्कों को प्रेरक पाया और परियोजना का विरोध करते हुए लिखा, मैं गलत था। उन्होंने मेरे साथ हजारों मानवतावादियों को मूर्ख बनाया। यह कोई पहला प्रसंग नहीं है। तमिलनाडु में स्थित भारत रूस संयुक्त उपक्रम कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र इसका जीवंत उदाहरण है। देश में ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के इस प्रकल्प को वर्षों तक अड़चनों का सामना करना पड़ा है। इसके खिलाफ जहां अमेरिकी वित्त पोषित एनजीओ सक्रिय थे, वहीं कुछ चर्च भी। 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, कुंडलकुलम परियोजना और कृषि क्षेत्र में वृद्धि हेतु जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग का विरोध करने के पीछे विदेशी वित्त प्राप्त एनजीओ का हाथ है। इस प्रायोजित विरोध से इस परियोजना के व्यावसायिक संचालन में 8 वर्षों का विलंब हुआ, जिससे इसकी लागत में करोड़ों की अतिरिक्त वृद्धि हो गई। जब केरल में तिरुवनंतपुरम में स्थित विंझम बंदरगाह का निर्माण शुरू हुआ, तब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन खड़े कर दिए गए। यह आंदोलन स्थानीय मछुआरों के नाम पर चलाया गया, किंतु इसके पीछे चर्च की सक्रिय भूमिका सामने आई। अगस्त 2022 में स्वयं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को विधानसभा में कहना पड़ा, जो विरोध हो रहा है वो स्थानीय मछुआरों का विरोध नहीं कहा जा सकता। कथित पर्यावरणीय चिंताओं के नाम पर योजनाबद्ध हिंसक प्रदर्शनों के चलते तूतीकोरिन स्थित वेदांता समूह के स्वामित्व वाले स्टारलाइट तांबा स्मेल्टर को 2018 में बंद करना पड़ा। 2017-18 तक भारत विश्व में तांबा निर्यातकों में शामिल था, किंतु अब देश तांबा के आयातक है। यह बताता है कि किस प्रकार पर्यावरण हित के नाम पर देश की आर्थिक सामरिक क्षमता को क्षति पहुंचाई जाती है। यदि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का उद्देश्य प्राप्त करना है, तो उससे देश विरोधियों और उनके मुखौटों से सावधान रहना होगा। धन्यवाद साथियों।